इंटरनेट की उस अदृश्य दुनिया और इस डिजिटल प्लम्बिंग की गहन चर्चा में स्वागत है। ये वो ढांचा है जिस पर हम सबकी पूरी आधुनिक डिजिटल जिंदगी टिकी हुई है। बिल्कुल, और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग तब तक नहीं सोचते जब तक उनका इंटरनेट चलना बंद ना हो जाए। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब जब भी स्क्रीन पर कोई हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम हो रहा होता है या कोई भारी फाइल डाउनलोड होती है, तो बैकग्राउंड में डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स दुनिया भर के सर्वर्स और राउटर्स के बीच एक बहुत ही जटिल सफर तय कर रहे होते हैं। और वो सफर कैसे तय होता है, यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य फोकस है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण के लिए हमने कई महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेजों और रिसर्च रिपोर्ट्स को एक साथ रखा है। इनमें IETF के RFC 768 और 9869 शामिल हैं, जो कि सीधे तौर पर इंटरनेट के बुनियादी डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल से जुड़े हैं। हाँ, इसके साथ ही हमने एपिनेक की एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट भी ली है, जो स्पूफिंग के ज़मीनी हालात बयां करती है। और सर्वर साइड के दबाव को समझने के लिए पाइनेट लैब्स और कोरेरो नेटवर्क सिक्योरिटी के इनसाइट्स भी हैं। तो स्रोत काफी ठोस है हमारे पास। एकदम। और इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि इंटरनेट के बुनियादी ढांचे में स्पीड, रिलायबिलिटी और सुरक्षा के बीच कैसे एक नाजुक संतुलन बनाया जाता है, और कैसे इंटरनेट को तेज बनाने की आधुनिक कोशिशें कभी-कभी अनजाने में हैकर्स के लिए एक आसान हथियार बन जाती हैं। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमें शुरुआत इंटरनेट के दो सबसे पुराने और सबसे अहम प्रोटोकॉल से करनी होगी। TCP और UDP, है ना? हाँ, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो लोग टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं उन्होंने शायद इनका नाम सुना हो। इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक एनालॉजी है। TCP एक रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह काम करता है। बिल्कुल, जहां एक पक्की गारंटी होती है कि पार्सल सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। हाँ, और उसी क्रम में पहुंचेगा। और तो और डिलीवरी के बाद एक कंफर्मेशन साइन भी लिया जाएगा। मतलब सेंडर को पता होता है कि डेटा पहुंच गया है। इसके उलट अगर हम UDP की बात करें तो वो उस अखबार वाले की तरह है, जो बस तेजी से साइकिल चलाते हुए आता है और अखबार घर की तरफ उछाल देता है। एकदम सही। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि अखबार बालकनी में गिरा या जाकर सीधे नाली में गिर गया। उसका एकमात्र लक्ष्य बस बिना किसी देरी के डिलीवरी करना है। ये एनालॉजी सुनने में जितनी सरल है, इसके पीछे का तकनीकी ढांचा उतना ही दिलचस्प है। अगर हम TCP को देखें तो ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हाँ, डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच एक प्रॉपर नेगोशिएशन होता है, जिसे हम 3-वे हैंडशेक कहते हैं। सेंडर पहले एक सिंक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर रिसीवर सिंक एक्क से जवाब देता है और फाइनली सेंडर एक्क भेजकर कनेक्शन स्थापित करता है। और इस पूरी प्रक्रिया और रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए TCP पैकेट्स में 20 बाइट का एक भारी हेडर लगा होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी एरर के पहुंचे और अगर रास्ते में कोई पैकेट ड्रॉप हो जाए तो उसे दोबारा ट्रांसमिट किया जा सके, जो कि वेब ब्राउजिंग या फाइल ट्रांसफर जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी है। वहां एक भी बाइट का नुकसान पूरी की पूरी फाइल को करप्ट कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर UDP है, जिसे RFC 768 में परिभाषित किया गया है। ये पूरी तरह से कनेक्शनलेस है। इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, बस डेटाग्राम्स को सीधे नेटवर्क में धकेलना शुरू कर दिया जाता है। हाँ, और यही वजह है कि इसका हेडर बहुत ही स्लीक और हल्का होता है, सिर्फ 8 बाइट का। सिर्फ 8 बाइट? हाँ, इस छोटे से हेडर में केवल 4 बुनियादी जानकारियां होती हैं: सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, पैकेट की कुल लेंथ और इंटीग्रिटी जांचने के लिए एक चेकसम। यहाँ एक बहुत ही बारीक तकनीकी पहलू है जो मैंने पढ़ा था। ये IPv4 और IPv6 के बीच नेटवर्क एवोल्यूशन को दर्शाता है। बिल्कुल, पुराने IPv4 नेटवर्क में UDP के लिए चेकसम कैलकुलेट करना वैकल्पिक था, लेकिन जब इंटरनेट IPv6 की तरफ बढ़ा तो ये चेकसम अनिवार्य कर दिया गया। और इसके पीछे का कारण ये है कि IPv6 के मुख्य हेडर से चेकसम को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ताकि राउटर्स पर प्रोसेसिंग का बोझ कम हो सके। एकदम सही। इसलिए अब ये जिम्मेदारी अपर लेयर प्रोटोकॉल यानी UDP पर आ गई है। इसे कैलकुलेट करने के लिए IPv6 में एक स्यूडो हेडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 128 बिट के सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस शामिल होते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि पैकेट न केवल सही अवस्था में है बल्कि सही जगह पर डिलीवर भी हो रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या VoIP कॉल्स के लिए ये हल्का ढांचा एकदम परफेक्ट है। पैकेट्स को दोबारा मंगाने के चक्कर में 2 सेकंड की भी लेटेंसी आ जाए तो रियल टाइम कम्युनिकेशन लगभग असंभव हो जाएगा।
और यहीं से इंटरनेट को और तेज बनाने की रेस शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे वेब पेज भारी होते गए और मोबाइल नेटवर्क्स का इस्तेमाल बढ़ा, टीसीपी की एक बहुत बड़ी खामी उभर कर सामने आई। एक कॉन्सेप्ट है हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, जिसे HOLB भी कहते हैं। हाई लेटेंसी वाले नेटवर्क्स पर ये एक बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, टीसीपी का कड़ाई से पालन करने वाला नियम यह है कि डेटा उसी क्रम में डिलीवर होना चाहिए जिस क्रम में भेजा गया था। तो अगर एक ही कनेक्शन पर जा रहे दर्जनों पैकेट्स में से सिर्फ एक पैकेट बीच रास्ते में कहीं खो जाता है, तो टीसीपी आगे आने वाले सभी पैकेट्स को बफर में रोक कर रखता है, जब तक कि वो खोया हुआ पैकेट दोबारा ट्रांसमिट होकर नहीं आ जाता। मतलब एक सिंगल ड्रॉप पूरे के पूरे डेटा फ्लो को चोक कर देता है। बिल्कुल। और इसी बॉटलनेक को खत्म करने के लिए HTTP3 और क्विक प्रोटोकॉल को विकसित किया गया। ये नेटवर्क इंजीनियरिंग के इतिहास का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मैं भी यही कहने वाली थी। वेब ब्राउजिंग को तेज और रिलायबल बनाने के लिए जो नया स्टैंडर्ड लाया गया, उसे सुरक्षित माने जाने वाले टीसीपी पर नहीं, बल्कि उसी लापरवाह UDP के फाउंडेशन पर बनाया गया। ये बात सच में हैरान करने वाली है ना? इंजीनियरों ने यूडीपी की रॉ स्पीड को आधार बनाया और उसके ऊपर क्विक प्रोटोकॉल के जरिए अपनी खुद की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी की एक कस्टम लेयर चढ़ा दी। और क्विक का आर्किटेक्चर इस हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की समस्या को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक ही कनेक्शन के अंदर कई स्वतंत्र डेटा स्ट्रीम्स चलती हैं। तो अगर किसी एक स्ट्रीम का पैकेट नेटवर्क में खो जाता है, तो सिर्फ उसी विशिष्ट स्ट्रीम का डेटा रुकता है, बाकी सभी स्ट्रीम्स अपना काम करती रहती हैं। हाँ, बाकी डेटा बिना किसी रुकावट के सर्वर और क्लाइंट के बीच ट्रांसफर होता रहता है। और क्विक की एक और बड़ी खासियत है इसका एन्क्रिप्शन, TLS 1.3, है ना? जो सीधे प्रोटोकॉल के कोर में एम्बेडेड होता है। सही कहा। पुरानी TCP मॉडल में पहले कनेक्शन बनाने के लिए नेटवर्क हैंडशेक होता था और फिर सिक्योरिटी के लिए एक अलग TLS हैंडशेक होता था। इस पूरी प्रक्रिया में कई राउंड ट्रिप्स लगते थे, जिससे लेटेंसी बढ़ती थी। लेकिन क्विक इन दोनों हैंडशेक्स को एक ही स्टेप में मिला देता है। और इसका सबसे क्रांतिकारी फीचर जो मुझे लगा वो है जीरो RTT, जीरो राउंड ट्रिप टाइम। बिल्कुल। जब कोई मोबाइल डिवाइस किसी सर्वर से दूसरी बार कनेक्ट होता है, तो वो पिछले सेशन के क्रिप्टोग्राफिक पैरामीटर्स को कैश कर लेता है। तो अगली बार वो बिना किसी प्रारंभिक हैंडशेक की पहले ही पैकेट से इनक्रिप्टेड डेटा भेजना शुरू कर सकता है। मोबाइल नेटवर्क्स के लिए ये वरदान है, जहां यूजर चलते फिरते सेल टावर्स के बीच स्विच करते हैं और सिग्नल बार बार टूटते हैं। जीरो RTT एक निर्बाध अनुभव देता है। लेकिन हर तकनीकी छलांग एक नई कीमत के साथ आती है। कोरेरो नेटवर्क सिक्योरिटी की जो रिसर्च है वो इस बात पर प्रकाश डालती है कि HTTP3 क्लाइंट्स के लिए भले ही सुपर फास्ट हो, सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि UDP बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटलेस होता है। इसलिए जब क्विक उसके ऊपर रिलायबिलिटी बनाता है, तो सर्वर को हर कनेक्शन के लिए एक बहुत जटिल स्टेट मशीन मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब सर्वर को मेमोरी में भारी भरकम डेटा बफर्स, फ्लो कंट्रोल विंडोज और यूनिक कनेक्शन ID का हिसाब रखना पड़ता है। और रीट्रांसमिशन टाइमर्स भी। ये सब सर्वर के CPU और मेमोरी पर अत्यधिक दबाव डालता है। तो इसका सीधा मतलब है कि समान हार्डवेयर पर एक सर्वर TCP के मुकाबले काफी कम क्विक कनेक्शंस को हैंडल कर पाता है। बिल्कुल। और ये सर्वर रिसोर्स एग्जॉशन एक बड़ा सुरक्षा जोखिम भी है। हाँ, कोई हैकर बड़ी आसानी से एक ही UDP कनेक्शन के अंदर हजारों अधूरी क्विक स्ट्रीम्स खोल सकता है, जिससे सर्वर की मेमोरी कुछ ही सेकंड में फुल हो जाएगी और वो लेजिटिमेट ट्रैफिक को सर्व करना बंद कर देगा। वैसे UDP के ऊपर इस तरह की रिलायबिलिटी बनाने का ट्रेंड सिर्फ वेब ब्राउजिंग तक सीमित नहीं है। नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में भी यही हो रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा कि IoT में इस्तेमाल होने वाले कोएप प्रोटोकॉल को देखने पर भी यही पैटर्न नजर आता है। कंस्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्मार्ट होम डिवाइसेस या इंडस्ट्रियल सेंसर्स में ये भी UDP पर ही काम करता है। लेकिन ये जरूरत के हिसाब से 4 अलग-अलग रिलायबिलिटी मोड्स देता है, यानी बिना TCP के भारीपन के संदेशों की कंफर्म डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। और इन्हीं सब कारणों से इंटरनेट के कुल ट्रैफिक में UDP की हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस रफ्तार के साथ साथ UDP का डार्क साइड भी सामने आ रहा है। बिल्कुल। कनेक्शन लेस होने का मतलब है कि सेंडर पैकेट को नेटवर्क में धकेलता है और भूल जाता है, और रिसीवर कभी सेंडर को वेरीफाई नहीं करता। इस बुनियादी खामी ने UDP को DDoS हमलों के लिए सबसे आदर्श हथियार बना दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले, विशेष रूप से स्पूफिंग और DNS एम्प्लीफिकेशन।
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमला गणितीय रूप से कितना घातक है। अगर हम आईपी स्पूफिंग की बात करें, तो इसका मतलब है कि कोई हमलावर डेटा पैकेट के सोर्स आईपी एड्रेस को बदल देता है। वो पैकेट के हेडर में अपना एड्रेस लिखने के बजाय उस विक्टिम का एड्रेस लिख देता है जिसके नेटवर्क को वो क्रैश करना चाहता है। और फिर वो हमलावर इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ओपन डीएनएस रिजॉल्वर को एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट भेजता है। उदाहरण के लिए सिर्फ 60 बाइट का एक पैकेट। अब क्योंकि सोर्स एड्रेस स्पूफ किया गया है, डीएनएस सर्वर अपना जवाब हमलावर को बल्कि सीधे उस विक्टिम के नेटवर्क पर रदीज देता है। बिल्कुल। और इस हमले का सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन। हाँ, हमलावर जानबूझकर ऐसी डीएनएस क्वेरी डिजाइन करता है जिसका रिस्पांस बहुत बड़ा हो। जैसे कि एनी रिकॉर्ड मांगना। उस 60 बाइट की रिक्वेस्ट के बदले में ओपन डीएनएस सर्वर 4000 बाइट का एक विशाल रिस्पांस विक्टिम के आईपी एड्रेस पर धकेल देता है। बाप रे, यहाँ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लगभग 66.7 गुना हो जाता है। और जब कोई बॉटनेट्स का इस्तेमाल करके लाखों ओपन डीएनएस सर्वर से एक साथ ऐसी स्पूफ्ड रिक्वेस्ट भेजता है, तो सोचिए क्या होगा। विक्टिम के नेटवर्क पर ट्रैफिक की सुनामी आ जाएगी। मतलब 1 गीगाबिट प्रति सेकंड का हमलावर ट्रैफिक पलक झपकते ही 66 जीबीपीएस के हमले में बदल जाता है, जो किसी भी सामान्य एंटरप्राइज नेटवर्क के फायरवॉल और बैंडविड्थ को पूरी तरह चोक करने के लिए काफी है। इस खतरे को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने लेवल पर इस फर्जी ट्रैफिक को रोकते क्यों नहीं हैं? तकनीकी रूप से इसका समाधान दशकों से मौजूद है, जिसे बीसीपी 38 या इंग्रेस फिल्टरिंग कहा जाता है। ये नेटवर्क के बॉर्डर पर एक चेकपोस्ट की तरह काम करता है, जो ये वेरीफाई करता है कि नेटवर्क से बाहर जाने वाले हर पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस वास्तव में उसी नेटवर्क के ब्लॉक से संबंधित है या नहीं। और अगर एड्रेस मैच नहीं करता तो पैकेट को वहीं ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एपिनिक की विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट नेटवर्क ऑपरेटरों की एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। हाँ, उनके सर्वे के अनुसार 70% से अधिक नेटवर्क्स ने माना कि वो स्पूफिंग हमलों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन केवल 20% नेटवर्क ऑपरेटर ही बीसीपी 38 जैसी एंटी स्पूफिंग फिल्टरिंग को लागू करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब समाधान होने के बावजूद वो इसे लागू क्यों नहीं करते? इसके पीछे की वजह तकनीकी कम और व्यावसायिक ज्यादा हैं। ट्रांजिट प्रोवाइडर्स और आईएसपी का मुख्य बिजनेस मॉडल डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, न कि पुलिसिंग करना। तो क्या फिल्टरिंग से परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? बिल्कुल। इनग्रेस फिल्टरिंग को लागू करने के लिए हाई एंड राउटर्स के सीपीयू साइकिल्स खर्च होते हैं, जिससे ओवरऑल नेटवर्क की थ्रूपुट पर असर पड़ सकता है। और शायद इससे भी बड़ा कारण ये है कि जो आईएसपी फिल्टरिंग पर पैसा लगाता है उसे इसका कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। एकदम सही। उसका नेटवर्क स्पूफिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे इंटरनेट पर मौजूद बाकी लोगों की सुरक्षा होगी, खुद उसकी नहीं। और ऑपरेटरों को शायद इस बात का भी डर होता होगा कि फिल्टरिंग के नियम गलती से उनके वैध ग्राहकों के ट्रैफिक को ब्लॉक न कर दें। एसिमेट्रिक राउटिंग या जटिल पेयरिंग एग्रीमेंट्स के कारण ऐसा हो सकता है। इसी फॉल्स पॉजिटिव के डर से ज्यादातर ऑपरेटर्स इस झंझट से दूरी रहना पसंद करते हैं। एपिनिक ने इस समस्या की गहराई नापने के लिए यूरोप के एक प्रमुख इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर 1 महीने के ट्रैफिक का विश्लेषण किया था। उसके आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले थे। हाँ, उन्होंने वहां से गुजरने वाले स्पूफ ट्रैफिक को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला था बोगन ट्रैफिक। ये वो पैकेट्स थे जिनका सोर्स एड्रेस या तो प्राइवेट था या IANA द्वारा रिजर्व था, जो पब्लिक इंटरनेट पर होना ही नहीं चाहिए, और ये कुल ट्रैफिक का 0.003% था। दूसरा था अनराउटेड ट्रैफिक। ये वो एड्रेस थे जो असाइन तो किए गए हैं, लेकिन बीजीपी राउटिंग टेबल्स में उनकी कोई घोषणा नहीं की गई थी। यह भी बहुत कम था, लेकिन असली समस्या तीसरी श्रेणी में थी, इनवैलिड ट्रैफिक। ये वो ट्रैफिक था जहां आईपी एड्रेस वैध था, लेकिन वो ऐसे नेटवर्क से आ रहा था जो उस आईपी ब्लॉक का मालिक नहीं था। और यह कुल ट्रैफिक का 0.12% था। देखने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन टेराबाइट्स के ट्रैफिक वाले एक्सचेंज पॉइंट पर यह एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। बिल्कुल। और इसी इनवैलिड ट्रैफिक के अंदर एपिनिक को सबसे बड़े हमलों के सुराग मिले। हाँ, डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न सामने आया। चीन के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आवंटित एक विशिष्ट आईपी ब्लॉक है जो /183 से शुरू होता है। वहां से असामान्य रूप से भारी मात्रा में इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा था। और पैकेट इंस्पेक्शन से पता चला कि ये ट्रैफिक मुख्य रूप से एनटीपी का था।
नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो यूडीपी पोर्ट 123 पर काम करता है। इसमें बहुत छोटे छोटे पैकेट्स थे जो इस बात का सबूत था कि चीनी आईएसपी के नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर एनटीपी एम्प्लीफिकेशन हमले लॉन्च किए जा रहे थे। इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक निष्कर्ष ये था कि उस पूरे एक्सचेंज पॉइंट पर मौजूद सैकड़ों नेटवर्क्स में से केवल 5 नेटवर्क्स ही 80% से ज्यादा स्पूफ्ड ट्रैफिक इंजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंटरनेट की सुरक्षा कुछ चंद गैर जिम्मेदार नेटवर्क्स की वजह से खतरे में है। तो क्या इंजीनियर इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, अगर समाधान की तरफ बढ़ें तो RFC 9869 इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, IETF के इंजीनियर यूडीपी को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दस्तावेज DPL-MTU-D नाम के एक नए मैकेनिज्म को परिभाषित करता है। डेटाग्राम पैकेटाइजेशन लेयर पाथ MTU डिस्कवरी। सही कहा। नेटवर्क इंजीनियरिंग में पैकेट्स का टूटना या फ्रैगमेंटेशन हमेशा से परफॉर्मेंस के लिए बुरा माना जाता है, क्योंकि हर नेटवर्क पाथ का एक मैक्सिमम पैकेट साइज होता है। अगर पैकेट इससे बड़ा है तो राउटर या तो उसे तोड़ देगा या ड्रॉप कर देगा। तो ये नया मैकेनिज्म यूडीपी ऑप्शंस के जरिए सेंडर और रिसीवर के बीच रिक्वेस्ट और रिस्पांस पैकेट्स का आदान प्रदान करके सही पैकेट साइज का पता लगाता है, ताकि डेटा बिना टूटे डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और इस RFC में सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। स्पूफिंग को रोकने के लिए, है ना? बिल्कुल। इस प्रक्रिया में एक 4 बाइट का रैंडमाइज्ड टोकन शामिल किया गया है। हाँ, जब सेंडर पाथ का MTU चेक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वो उसमें ये यूनिक 4 बाइट टोकन एम्बेड कर देता है, और डेस्टिनेशन को अपने रिस्पांस पैकेट में हूबहू वही टोकन वापस भेजना होता है। अगर कोई हमलावर बीच में स्पूफ्ड रिस्पांस भेजने की कोशिश करता है तो उसके पास वो रैंडम टोकन नहीं होगा, और टोकन मैच ना होने पर सेंडर उस रिस्पांस को तुरंत ड्रॉप कर देगा। ये एक हल्का लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। और यूडीपी को बेहतर बनाने की इन कोशिशों के बीच एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, MHIP, मल्टीपाथ होस्ट आइडेंटिटी प्रोटोकॉल। पारंपरिक नेटवर्किंग में एक कनेक्शन हमेशा एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन आजकल हमारे फोन्स में एक साथ हाई स्पीड वाईफाई और 5G दोनों मौजूद होते हैं। तो MHIP का उद्देश्य इन दोनों रास्तों का एक साथ इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर रेट को दुगुना करना है। इंटरनेट एक शेयर्ड रिसोर्स है। अगर कोई नया प्रोटोकॉल बैंडविड्थ हासिल करने के लिए बहुत आक्रामक हो जाता है तो वो उसी नेटवर्क पर चल रहे पुराने प्रोटोकॉल्स का सारा बैंडविड्थ चुरा लेगा। शुरुआती परीक्षणों में MHIP के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब वाईफाई पर थोड़ी सी भी भीड़ होती तो MHIP अपना सारा ट्रैफिक बहुत ही आक्रामकता के साथ 5G वाले रास्ते पर शिफ्ट कर देता, जिससे उस दूसरे रास्ते पर पहले से चल रहे TCP कनेक्शंस का दम घुटने लगा। उनकी स्पीड गिरकर 0 के करीब पहुंच गई। और इस समस्या को सुलझाने के लिए नेटवर्क इंजीनियरों को MHIP के अंदर एक 2-स्तरीय कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम विकसित करना पड़ा, जो बहुत ही चतुराई से काम करता है। इसका पहला स्तर पूरे कनेक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा स्तर हर व्यक्तिगत रास्ते की लेटेंसी और पैकेट ड्रॉप्स पर नजर रखता है। इसके अलावा मल्टीपाथ राउटिंग में अक्सर पैकेट्स अलग-अलग रास्तों से जाने के कारण आगे पीछे पहुंचते हैं, जिससे पुराने प्रोटोकॉल्स कंजेशन मानकर तुरंत अपनी स्पीड कम कर लेते थे। लेकिन MHIP में ATTR नाम का एक टाइमर जोड़ा गया, जो प्रोटोकॉल को थोड़ी देर इंतजार करने की सहूलियत देता है। लेकिन इस निष्पक्षता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, आंकड़ों के अनुसार MHIP को TCP फ्रेंडली बनाने के कारण इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में लगभग 15 से 20% की गिरावट दर्ज की गई। ये बिल्कुल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों के पालन जैसा है। एक गाड़ी तेज गति से लेन बदलकर जल्दी पहुंच सकती है, लेकिन इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्पीड के साथ थोड़ा समझौता करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण से इंटरनेट के विकास की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। शुरुआत TCP की उस सतर्कता से होती है जिसने इंटरनेट को एक भरोसेमंद नींव दी। फिर जरूरत महसूस हुई UDP के बेतहाशा रॉ स्पीड की, जिसके बिना आज का रियल टाइम गेमिंग इकोसिस्टम संभव ही नहीं था। और उसके बाद हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग से निजात पाने के लिए HTTP3 और क्विक का जन्म हुआ, जिन्होंने UDP के उसी हल्के ढांचे पर रिलायबिलिटी चढ़ाकर वेब ब्राउजिंग को एक नई गति दी।
लेकिन इसी स्पीड ने स्पूफिंग और एम्प्लीफिकेशन हमलों के रूप में साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे भी पैदा किए, जिन्हें रोकने के लिए नीतियां मौजूद होने के बावजूद व्यावसायिक हितों के चलते लागू नहीं की जाती। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी वे बिना बफरिंग के 4K वीडियो देखते हैं तो बैकग्राउंड में यही सारे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। और इन सभी तकनीकी बदलावों के कारण अब नेटवर्क सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो गया है। कैसे विरोधाभास? चूंकि क्विक के तहत इंटरनेट का ज्यादातर ट्रैफिक अब पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड यूडीपी स्ट्रीम्स में बदल रहा है, नेटवर्क के बॉर्डर पर लगे फायरवॉल्स के लिए उस ट्रैफिक के अंदर झांकना लगभग असंभव होता जा रहा है। तो अगर सब कुछ एन्क्रिप्टेड है तो एक लेजिटिमेट यूजर की वीडियो स्ट्रीम और किसी स्पूफ्ड आईपी से आ रहे डीडोएस हमले में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। बेहद मुश्किल। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में बड़े हमलों को रोकने के लिए हमें यूजर प्राइवेसी और एन्क्रिप्शन के उस ताने बाने को ही तोड़ना पड़ेगा जिसे हमने खुद अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल है। गति, निजता और सुरक्षा के बीच ये रस्साकशी यकीनन इंटरनेट के अगले दशक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।